हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके एनुअल एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 5 से 6 लघु त्रि प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आए, ठीक है, जो आपके एनुअल एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। ठीक है, देखिए आपका एनुअल एग्जाम जो 24 तारीख को है, ठीक है, तो 24 तारीख को आप इन क्वेश्चनों को यदि तैयार करके जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कोई ना कोई अति लघु त्रि प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए कई सारे हम अंतर देखेंगे, ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनमें से कोई ना कोई अंतर पेपर में डेफिनेट आएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा अंतर क्या है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन में अंतर लिखना। ठीक है, देखिए द्विखंडन यानी इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, और जो बहुविखंडन होता है इसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। देखिए एक साइड क्या है हमारा द्विखंडन, दूसरे साइड है हमारा क्या, बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। देखिए यदि हम द्विखंडन की बात करें तो इसके द्वारा जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका से 2 संततियों का जन्म होता है। ठीक है, यानी कोई भी यहाँ पे पेरेंट सेल या जनक कोशिका जो है विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो बहुखंडन होता है इसके द्वारा 2 से अधिक संततियां जन्म लेती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके द्वारा कोई क्या कहा दोस्तों हमने कि इसके द्वारा 2 से अधिक संततियां जन्म लेती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक पेरेंट सेल जो है कई सारे संतति कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद देखिए जो द्विखंडन होता है यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, जो द्विखंडन होता है यह केवल और केवल अनुकूल परिस्थितियों यानी फेवरेबल कंडीशन में होता है। और इसके विपरीत देखिए जो बहुखंडन होता है वह अनुकूल परिस्थितियों जैसे प्लाज्मोडियम में तथा प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अमीबा में होता है। देखिए जैसे अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, यानी इनमें दोनों प्रकार से, चाहे वो फेवरेबल कंडीशन हो चाहे इनफेवरेबल कंडीशन हो, यानी अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वहां पे क्या होता है कि इनमें जो है विखंडन होता है। इसके बाद देखिए जो केंद्रक में इसमें क्या होता है कि केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, जो द्विखंडन होता है इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद देखिए जो बहुखंडन होता है प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन की क्रिया होती है, यानी इसमें जो है पहले केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य की विभाजन की क्रिया हो यह जरूरी नहीं है। यहां पे क्या है कि केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के विभाजन की क्रिया जो है नहीं होती है। इसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इसमें कई सारे एग्जाम्पल है। देखिए यदि द्विखंडन की बात करें हम या बाइनरी फिजन की, तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इनमें क्या होता है द्विखंडन जो है पाया जाता है। इसके विपरीत जो बहुखंडन होता है इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए जैसे अमीबा में भी क्या हो जाता है, जो पुटी युक्त अमीबा होती है, ठीक है, यानी शिष्ट युक्त जो अमीबा होती है उसमें भी क्या होता है, बहुविखंडन होता है। इसके बाद जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें भी अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, बहुखंडन होता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा हमारा अंतर है वो है जाइगोट, जूस्पोर तथा युग्मनज में अंतर। ठीक है, तो जूस्पोर तथा युग्मनज यानी जाइगोट, ठीक है, इनके मध्य हम अंतर देखेंगे। देखिए जो जूस्पोर होता है यह अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना होती है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन होता है तो वह बेसिकली कैसे होता है, जू स्पोर के माध्यम से होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जू स्पोर बनते हैं, और जू स्पोर बनने के बाद जो है उसमें से कई सारे जू स्पोर एंजियम बनते हैं और आगे चल के वो एक नए जू स्पोर का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से यह एक अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना होती है। इसके विपरीत देखिए जो युग्मनज या जाइगोट होता है यह लैंगिक जनन में पाया जाता है, यानी लैंगिक जनन में जब 2 आपस में गैमीट मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जाइगोट या युग्मनज बनता है। इसके बाद देखिए जू स्पोर जो है प्राय ये अगुणित होते हैं यानी ये हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंगल सेल होती है, ठीक है, और हेप्लॉइड सेल होती है। इसके बाद देखिए जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित यानी ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जू स्पोर है, जू स्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं। जो जू स्पोर है इसमें केवल और केवल एक ही पेरेंट सेल होती है और उसी के पूरे कैरेक्टर जो है जो भी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें मौजूद होते हैं। इसके बाद देखिए जो युग्मनज होता है इसमें 2 जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। अब चूंकि युग्मनज जो है 2 युग्मकों से मिलकर बना है और युग्मक में अलग अलग कैरेक्टर मौजूद होते हैं, और युग्मनज जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे जाइगोट बनता है, तो इसमें जो है तो 2 जनकों के लक्षण मौजूद होते हैं। इसके बाद देखिए ये चल होते हैं, यदि जू स्पोर की बात करें तो ये चल होते हैं। ठीक है, यानी मोटाइल होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। और इसमें चलने के लिए माध्यम क्या होता है, सीलिया या कसाविका। तो कसाविका या सीलिया के द्वारा ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर सकते हैं पानी में या कि चल सकते हैं। देखिए यदि हम युग्मनज की बात करें ये प्रायः अचल होते हैं। ठीक है, और युग्मनज जो होते हैं या जाइगोट होते हैं ये हमेशा अचल होते हैं, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर पाते हैं।
इसके बाद देखिए जो हमारा तीसरा आज का अंतर है वो है लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, एक साइड हमारा क्या है अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी साइड क्या है हमारा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो यह सदैव एक जन की प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है और एक ही जनक जो है वो डिवाइड होकर के दो पेरेंट सेल का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब इसके विपरीत देखिए जो लैंगिक जनन होता है यह द्विजन की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दो जनक आपस में मिलते हैं। ठीक है, यानी इनमें दो जनकों के जीव मिलते हैं। ठीक है, एक फीमेल और एक मेल, तो मेल और फीमेल जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसमें से क्या होता है फिर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो जनक भाग लेते हैं। तो यह कैसी प्रक्रिया है, एक द्विजन की प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए जो अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक आपस में जुड़ते नहीं है, यानी गैमेट किसी भी प्रकार से आपस में जुड़ते नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें युग्मकों का संलयन होता है, यानी लैंगिक जनन में जो युग्मक होते हैं आपस में संलयित होकर के एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। और देखिए इसमें युग्मक का निर्माण आवश्यक होता है, इसमें जब युग्मक का निर्माण होगा तभी तो युग्मक आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। देखिए अगला अंतर क्या है इसमें कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इसमें पहले दो कोशिका बनती है, एक से, फिर दो से चार, चार से छह, छह से आठ, तो इस प्रकार से एक समान प्रकार का विभाजन होता है। तो इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन में, और इसी कारण से कम समय में ही अधिक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है लैंगिक जनन में। और यदि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अगला अंतर क्या है इसमें कि यह प्रजनन की तीव्र विधि होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन समान प्रकार से विभाजन होता है तो कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित हो जाती है। और यह प्रजनन की धीमी विधि होती है। ठीक है, यह जो लैंगिक जनन है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में यदि हम बात करें तो इसकी प्रक्रिया जो है धीमी होती है। इसके बाद देखिए अगला अंतर क्या है इसमें कि यह एक कायजनिक प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कायिक भाग लेते हैं, यानी जो भी प्लांट है उसके जो वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग जैसे पत्ती, तना तथा जड़ ये भाग लेते हैं। ठीक है, पौधे के जो भी कायिक भाग है। इसके बाद देखिए यह एक भ्रूणी प्रजनन है, और जो लैंगिक जनन होता है यह एक भ्रूणी प्रकार का प्रजनन होता है, क्योंकि इसमें जाइगोट बनने के बाद क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि संतति जो है वो आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती हैं। जो भी संतति बनती है वो आनुवांशिक रूप से जनकों के समान होती हैं। और जो देखिए इसमें लैंगिक जनन में यदि हम बात करें तो संतति दोनों जनकों से आनुवांशिक रूप में भिन्नताएं रखती है। ठीक है, जो भी नई कोशिका बनेगी वो जो आनुवांशिक रूप से भिन्नता प्रदर्शित करेगी, क्योंकि उसमें दो युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो दोनों युग्मक के कुछ कुछ लक्षण मौजूद होते हैं, तो इसमें किसी पर्टिकुलर एक जनक के लक्षण मौजूद नहीं हो पाते। तो इसमें संतति जो है जनकों के आनुवांशिक लक्षणों से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। देखिए अगला डिफरेंस है हमारा बाह्य तथा आंतरिक निषेचन के मध्य अंतर। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मध्य यहाँ पे हम अंतर देखेंगे। तो देखिए एक साइड हमारा क्या है बाह्य निषेचन, या इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरी साइड क्या है हमारा आंतरिक निषेचन। देखिए यदि बाह्य निषेचन की बात करें तो बाह्य निषेचन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बाह्य निषेचन जो होता है यह मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है। ठीक है, यानी इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसमें यदि आंतरिक निषेचन में यदि हम बात करें तो यह मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। यह क्रिया कैसी होती है, मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। और यदि हम एज ए ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन में जो ओविडक्ट या अंडवाहिनी नलिका होती है फीमेल में, वहां पे यह क्रिया संपन्न होती है। और यदि बाह्य निषेचन की बात करें तो नर एवं मादा जीव जो है वो बाहरी माध्यम में अत्यधिक संख्या में युग्मक मुक्त करते हैं, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए यदि फीमेल और मेल यहाँ पे कम मात्रा में यदि युग्मकों का निर्माण करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितने युग्मकों का निर्माण करते हैं पूरे के पूरे युग्मक जो हैं वो जाके आपस में मिल जाएंगे, तो जरूरी नहीं है, इसलिए ये इनको ज्यादा मात्रा में युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं यदि आंतरिक निषेचन की बात करें तो यह नर युग्मक एक मैथुन अंग की सहायता से मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है जो कि मैथुन क्रिया के द्वारा जो कि मादा के अंडवाहिनी नलिका तक प्रवेश कराने में एक माध्यम का कार्य करता है। इसके बाद देखिए यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो जितने भी मछलियां होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा फिशेस वर्ग होता है या फिशीज वर्ग होता है, इसके अलावा जो भी एम्फीबियंस या उभयचर होते हैं,
और जितने भी एल्गीय शैवाल होते हैं इनमें जो है बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। और इसके विपरीत देखिए जो भी सरीसृप यानी रेप्टिलियाज होते हैं तथा पक्षी, स्तनी एवं जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं इन सभी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे चौथा अंतर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर। ठीक है, तो देखिए युग्मक जनन व भ्रूणोद्भव में अंतर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक साइड हमारा क्या है, युग्मक जनन है जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और दूसरी साइड हमारा क्या है, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए कि युग्मक जनन की जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि युग्मक जनन यानी युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है वही तो क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। और यदि भ्रूणोद्भव की बात करें तो जाइगोट से जो भ्रूण बनने की क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो बनने की जो क्रिया होती है वही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि यह निषेचन के पूर्व की घटना है। जो युग्मक जनन होते हैं यह निषेचन के पूर्व की घटना, क्योंकि निषेचन के पहले युग्मक यहां बन जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, जाइगोट निषेचन होता है, उसके बाद फिर जाइगोट बनते हैं। और यह निषेचन के बाद की घटना है, और जब निषेचन हो जाता है जाइगोट बन जाते हैं तो उसके बाद फिर जाइगोट से भ्रूण बनते हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रूणोद्भव है यह निषेचन के बाद की घटना होती है। और यह क्रिया बेसिकली जननांगों के अंदर संपन्न होती है। जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है यह जननांगों के अंदर संपन्न होती है। यदि हम बात करें मानव में तो फीमेल में, यदि हम बात करें या मेल में तो वहां पे जो भी जनन अंग है, ठीक है, यदि हम मेल में बात करें तो मेल में जो टेस्टिज होता है तो टेस्टिज के अंदर स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म ही क्या होते हैं, ये नर गैमीट होते हैं, ठीक है, या मेल गैमीट होते हैं। इस प्रकार से तो ये जो है तो जननांगों के अंदर संपन्न होती है यह क्रिया। यदि भ्रूणोद्भव की बात करें तो यह प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर या बाहर भी संपन्न हो सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या है कि इस प्रक्रिया की परिणति जो है वो निषेचन के रूप में होती है। यानी यहाँ पे इस क्रिया के बाद फिर क्या होता है, युग्मक जनन के बाद निषेचन की क्रिया होती है। और यदि भ्रूणोद्भव की बात करें तो इस प्रक्रिया की परिणति जो होती है वो जीवोत्पत्ति के रूप में होती है। यानी यहाँ पे भ्रूण बनने के बाद फिर क्या होता है कि बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ पे कि आपको जितने भी हमने आपको डिफरेंसेस समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से आप इनको तैयार कीजिए क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से डेफिनेट पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।